वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया आरटीके यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आपको करना है कि आपको मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको गेट 2026 के लिए आपका सेल सिग्नलिंग के आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको वॉच करना है, जो भी वीडियो मेरी अपलोड होगी वहाँ पर होगी लेटेस्ट वीडियो, ठीक है। तो आरटीके हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं दो सिग्नलिंग करेंगे हम, जो कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहली आपके होगी एम टोर्स आपकी सिग्नलिंग, और दूसरी होगी आपकी जैक स्टैट सिग्नलिंग। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरटीके का आपका लास्ट पार्ट बचा था, वो था आपका PI3 के AKT एम टोर पाथवे। और उसके बाद आपका आरटीके ख़त्म हो जाएगा, और आरटीके के बाद आएगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। मैंने आपको करवाया था 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक मैंने आपको करवाया था GPCR, दूसरा आपको कराया था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यानी आरटीके, तीसरे पर आपका रिसेप्टर काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर जिसके अंडर आएगा जैक स्टैट, और एक फोर्थ जिसको बोलते हैं सेराइन थ्रियोनिन काइनेज, जो कि बहुत कम पढ़ा जाता है, बाकी हम वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि PI3 काइनेज AKT mTOR पाथवे कैसे काम करता है। देखो, mTOR की हम बात कर लेते हैं, तो mTOR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। आप इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है कि मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन? क्योंकि ये रैपामाइसिन एक ड्रग होती है, और इस ड्रग के लिए ये क्या है, सेंसिटिव हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का एमटोर है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म याद रखना है, इसके फुल फॉर्म है मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। और रैपामाइसिन एक एंटी कैंसरस ड्रग है, ठीक है, कैंसर को रोकने वाली ड्रग है रैपामाइसिन। It is a serine या threonine kinase that belong to the PI3 kinase related family. mTOR exists in two state। देखो, mTOR दो स्टेट में आपको दिखेगा। पहले मिलेगा mTOR 1 और एक मिलेगा mTOR 2। देखो, mTOR 2 आपने किया हुआ है जब मैंने आपको आरटीके सिग्नलिंग करवाई थी। तो आरटीके सिग्नलिंग में AKT को एक्टिवेट करने के लिए PIP3 ने किसको बुलाया था? PIP3 ने बुलाया था आपका, एक था आपका था वहाँ पर कौन था आपका, देखो PI3 काइनेज जैसे ही एक्टिवेट हुई उसने PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर दी था, और PIP3 ने बुलाया था, रिक्रूट किया था, ठीक है। तो उसने mTORC2 को ही बुलाया था AKT को एक्टिवेट करने के लिए। तो mTORC2 को तो काम क्लियर है, AKT को एक्टिवेट करना। रही बात mTOR1 का क्या काम है, तो mTOR1 असल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी आपकी बॉडी में जो ट्रांसक्रिप्शन चलती है ना, आपने सुना होगा टर्म कभी ट्रांसक्रिप्शन, DNA टू सॉरी ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से mRNA बनना, और mRNA से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आपकी बॉडी में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस चलती है उसको चलाने के लिए mTOR1 चाहिए होता है। और mTOR1 कैसे प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में हेल्प करता है हम पढ़ेंगे। देखो, mTOR1 कंटेन द रैप्टर, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज सेंसिटिव टू द रैपामाइसिन। ये जो mTOR1 है ये सेंसिटिव होता है रैपामाइसिन के लिए, यानी ये एक एंटी कैंसरस ड्रग के लिए सेंसिटिविटी शो कर रहा है। यानी मान लीजिए आपकी बॉडी में रैपामाइसिन डाल दी जाए तो आपकी बॉडी में mTOR काम करना बंद कर देगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस हमें नहीं करवानी होती है, क्योंकि अदरवाइज कैंसर सेल्स लगातार ग्रोथ करता रहेगा। इसीलिए हम एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं रैपामाइसिन, जो कि सेंसिटिव है mTOR1 के लिए। और mTOR रैपामाइसिन को लेते ही मर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और कैंसर स्टॉप डिवाइडिंग, ठीक है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब देखो, mTOR करता क्या है। mTOR promote the protein synthesis by phosphorylating the eukaryotic initiation factor 4e binding protein and to prevent its binding to eukaryotic initiation factor 4e। इसका क्या मतलब? देखो, आगे आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे या काफ़ी बच्चे अभी तक पढ़ चुके हो ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में हमारी यूकैरियोटिक वाली ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे फैक्टर आते हैं। लगभग 11 से 12 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक इंसर्शन फैक्टर 1, 1A, उसके बाद आपका 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 4D, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उसमें एक फैक्टर है जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, जो कि असल में 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन होती है। असल में ये जो आपका 5 प्राइम में होता है ना, तो 5 प्राइम एंड में कैप की तरह बाइंड करती है। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
ट्रांसलेशन के लिए। बट इस फैक्टर को इनहिबिट करके रखती है एक प्रोटीन जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e बाइंडिंग प्रोटीन, बीपी बोलते हैं इसको। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, इस ट्रांसलेशन फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है। और ये एमटोर क्या करती है, एमटोर इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी, यानी इस बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी, फॉस्फोराइलेट कर देगी, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर ये एक्टिवेट हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस से कोई नहीं रोक सकता है। समझे आप क्या कह रहे हो? आपको बताऊंगा दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि सिग्नलिंग कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ, आप यहाँ पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, यानी मुझे एक चीज़ आप बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस कब करवाना ज़रूरी है? आपके बॉडी में ग्रोथ फैक्टर हैं तब, या आपके बॉडी में ग्रोथ फैक्टर नहीं है तब? देखो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में एटीपी है, एनर्जी है, ग्रोथ फैक्टर हैं, आप प्रोटीन बनाने के लिए सक्षम हो, ठीक है। बट आपकी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर ही नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, नहीं बनानी चाहिए। इतनी एनर्जेटिक कॉस्ट वाली प्रोसेस क्यों चलानी अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर ही नहीं है तो? अगर इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर ये जो TSC2 होता है ये एक्टिवेट रहता है। अब TSC2 है क्या, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, आप पढ़ सकते हो। TSC2 असल में गैप है। अब गैप क्या है, GAP, गैप होता है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और गैप के बारे में मैंने GPCR के अंदर ग्रेट तरीके से आपको बताया हुआ है। गैप क्या होता है? गैप होता है जो कि GDP अटैच करता है, GTP को हटाता है और GDP लगाता है। जब भी किसी प्रोटीन के साथ GDP लग जाए तो वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। तो गैप क्या करता है, GDP जोड़ता है, GDP अटैच करवाता है। तो गैप क्या कर देगा, गैप एक्टिव है, गैप क्या कर देगा, रहीब के ऊपर GDP लगा देगा। इस रहीब, असल में रहीब क्या है, एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। असल में क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। जैसे रास है जी प्रोटीन है, वैसे रहीब भी एक टाइप की जी प्रोटीन है। और इस रहीब के ऊपर GDP जोड़ देगा। अगर रहीब के ऊपर GDP जोड़ दी गया तो क्या हो जाएगा, रहीब हो जाएगा इनहिबिट। और रहीब अगर इनहिबिट हो गया तो mTOR-C1 भी हो जाएगा इनहिबिट, इनएक्टिव, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि mTOR-C1 ही इनहिबिट है। अगर mTOR-C1 इनहिबिट है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिवेट है। अगर बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिवेट है तो वो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e के ऊपर बाइंड कर जाएगी। बाइंड कर जाएगी तो उसको इनहिबिट कर देगी और कोई भी ट्रांसलेशन नहीं चलेगी। ट्रांसलेशन नहीं चलेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अब देखो ग्रोथ फैक्टर में आपका RTK एक्टिवेट होता था, आप सभी को पता होगा, चाहे वो आपका प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो, जिस मर्जी का ग्रोथ फैक्टर हो आपका। जैसे ग्रोथ फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, आपका PI3 काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से AKT बनेगा। ये प्रोसेस आपने पढ़ी हुई है, ये RTK की ही प्रोसेस थी, जिसमें आपका PIP2 से PIP3 बना, PIP3 से mTOR-C2 ने, और आपका प्लेक्सटन होमोलॉजी डोमेन से आपका एक और प्रोटीन आती है, वो दोनों मिलके AKT को बनाती है। AKT बन गई तो AKT क्या करती है, फर्दर अपना काम करती है। इतना प्रोसेस तो आपने पढ़ा हुआ RTK में, वो सेम ही रहेगा। आगे जैसे एक बार AKT एक्टिवेट हो जाता है तो AKT इस TSC2 को इनहिबिट कर देता है। मतलब इसका मतलब डायरेक्ट बोला जा रहा है कि GDP टू GTP, इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति हो गई भाई। मतलब अगर TSC2 को इनहिबिट कर दी गई, TSC2 क्या है, असल में गैप है, यानी जो GDP जोड़ता है, इनहिबिटरी सब्सटेंस जोड़ता है, GDP जोड़ता है। अब TSC2 को इनहिबिट कर दिया गया, इसका मतलब रही के ऊपर क्या अटैच हो गया, अब GTP, क्योंकि कोई भी इनहिबिट करने वाला नहीं बचा। अब रहीब के ऊपर GTP लग गया। जैसे ही रहीब के ऊपर GTP लग जाएगा वो mTOR-C1 को एक्टिवेट कर देगा। और अगर mTOR-C1 एक्टिवेट हो गया तो ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, किसको, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e बाइंडिंग प्रोटीन को। अगर बाइंडिंग प्रोटीन इनहिबिट होगी, फॉस्फोराइलेट होगी, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4e एक्टिवेट हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी। सेल ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा और प्रोटीन बनेगी बॉडी में। बात खत्म। कितना सिंपल था, कुछ नहीं है, आप एक दो बार पढ़ो आप समझाओगे, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आता दूसरा आपका है जैक स्टैट सिग्नलिंग। अब जैक स्टैट सिग्नलिंग में क्या है,
जितने भी आपके 8 टिके करने थे 8 टिके कवर हो चुके हैं। ये है आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब इसको एसोसिएटेड रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है आरटीके एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब आपको कभी ध्यान ना आए तो इधर ऐसा वर्ड क्यों लिखा जा रहा है कि आरटीके एसोसिएटेड, डायरेक्ट आरटीके बोल दो, नहीं। इसमें एक ये कमी होती है कि सेम इसका रिसेप्टर आरटीके की तरह ही होता है, बट आरटीके के अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, बट इसके साथ एसोसिएशन में होगी। मतलब जैक स्टैट में या कोई भी रिसेप्टर हो जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता हो, उसके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होगी, उसके एसोसिएशन में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी। आपको डायग्राम से बताता हूँ और अच्छे से आपका क्लियर होगा। देखो इस डायग्राम में आपको कवर क्लियर हो जाएगा। देखो जब आपने आरटीके का डायग्राम देखा था तो उस डायग्राम के अंदर ही मैंने बोला था कि रिसेप्टर के अंदर ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी यानी किसी भी प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर प्रोटीन का फॉस्फेट ग्रुप लगाने की ताकत। टायरोसिन काइनेज का मतलब होता है, टायरोसिन काइनेज यानी इतनी हिम्मत या इतनी ताकत या किसी भी प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा सके, उसको एक्टिवेट कर सके, उसको बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। आरटीके के पास इंट्रिंसिक यानी अंदर ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी थी, बट ये है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। यहाँ पर टायरोसिन काइनेज एसोसिएशन में होगी। देखो यहाँ पर जो जैक है ना, यही असल में जैक ही असल में टायरोसिन काइनेज है, बट इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक है, बाहर से लगा है, बाहर से अटैच हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना। बहुत सिंपल सिग्नलिंग है, आपको करवाते हैं इसको, बहुत सिंपल है ये, सबसे ईजी होती है जैक स्टैट। देखो जैक स्टैट का पूरा नाम है जेनस काइनेज। ठीक है, जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो जैक की फुल फॉर्म होती है जेनस काइनेज और स्टैट क्या होती है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो होगा साइटोकाइन्स रिसेप्टर। आपके बॉडी में जितने भी साइटोकाइन्स हैं, चाहे इंटरल्यूकिन 1 हो, इंटरल्यूकिन 2 हो, इंटरफेरोन हो, जितने भी आपके बॉडी में जितने भी साइटोकाइन्स हैं उन सभी का रिसेप्टर जो होगा, जो साइटोकाइन्स रिसेप्टर, वो मोस्टली जैक स्टैट ही होता है। ठीक है, अब जैक स्टैट के कई बार टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा टाइप से जैक स्टैट होते हैं, तो वो होते हैं जैक 1, जैक 2, जैक 3, जैक 4 नहीं होता है, TYK2 होता है। ठीक है, जैक 1, जैक 2, जैक 3, TYK2, इधर जैक 4 मत कर देना। ठीक है, और असल में इसको कई बार एक और नाम दिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का भी ये मतलब है कि अंदर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं है, रिसेप्टर के बाहर से टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी लगी हुई है। ठीक है, स्टैट भी 6 टाइप के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग टाइप के स्टैट भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है, थियोरेटिकली आप पढ़ सकते हो, मैं सीधा डायग्राम से हिसाब से आपको समझाऊंगा, डायग्राम्स इजी रहते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो, आपके लिए नोट्स हैं ये। देखो जैसे ही कोई भी साइटोकाइन आएगा आपकी बॉडी में, जैसे साइटोकाइन आया ये रिसेप्टर हो जाएंगे डाइमराइज। जैक पहले से ही एसोसिएट रहेंगे बिफोर द साइटोकाइन केम। कोई भी लाइगेंड, कोई भी साइटोकाइन आने से पहले ही रिसेप्टर किस स्टेट में रहेंगे, मोनोमेरिक स्टेट में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, इधर आपको लग रहा है कि साथ में है, बट मे बी मिस्टेकन है डायग्राम में, ये असल में दूर दूर होंगे, अलग अलग होंगे ये। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी ही जीनस काइनेज यानी टायरोसिन काइनेज लगा होगा ऑलरेडी। जैसे साइटोकाइन आएगा और साइटोकाइन जैसे बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के साथ, पहले स्टेप क्या होती है, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन यानी दो रिसेप्टर आपस में क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे। जैसे दोनों आपस में क्लोज प्रोक्सिमिटी आएंगे, पहला स्टेप हो जाएगा कि क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, ठीक है, आप यहाँ पर आई थिंक समझ गए हो। जैसे ही साइटोकाइन अपने साइटोकाइन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अंदर जो जैक था वो एक रिसेप्टर वाले जैक ने दूसरे को फोर्स पे लगाया और दूसरे वाले ने पहले वाले को किया। मैंने आपको समझाया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जैक ने अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर लिया, जैसे आर्टिके में होता था सेम वैसे ही हो रहा है। अब जैसे ही जैक ने अपने आप को फॉस्फोरेट लगा लिया, फर्दर ये रिसेप्टर के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर
भी क्या करेगा, फॉस्फेट लगाएगा। इसको बोलते हैं नॉन कैटालिटिक ग्रुप। मैंने आपको बताया है जहाँ पर टायरोसिन काइनेज आपका इंट्रिंसिक में था वो था कैटालिटिक ग्रुप, यहाँ पर कैटालिटिक की जगह क्या है, जैनस काइनेज। और नॉन कैटालिटिक ग्रुप जहाँ पर टायरोसिन ग्रुप लगी हुई है, टायरोसिन अमाइनो लगी हुई है, वो नॉन कैटालिटिक ग्रुप है। ये आपका नॉन कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, फॉस्फेट लगेगा। अब जैसे ही नॉन कैटालिटिक ग्रुप यानी फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर क्या लगेगा, फॉस्फेट लग जाएगा, स्टैट इसको बाइंड कर जाएगा। सेम जैसे मैंने आपको ग्रेप 2 बाइंड किया था। ग्रेप 2 मैंने आपको एक बात बताई थी, यानी जिस भी प्रोटीन को रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के फॉस्फेट वाले रेजिड्यू के साथ जुड़ना है, अटैच होना है, तो उसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, SH2 ग्रुप होना चाहिए, SH2। तो यहाँ पर स्टैट के पास क्या SH2 ग्रुप होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि तभी तो मैंने कहा था कि किसी भी रिसेप्टर के, चाहे वो आरटीके हो चाहे वो आरटीके एसोसिएटेड रिसेप्टर क्यों ना हो, उसके फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर अगर अटैच होना होगा तो किसी भी प्रोटीन के पास SH2 डोमेन होना ही होगा, होना पड़ेगा, नहीं होगा तो वो बाइंड नहीं कर सकता है। SH2 हो या PTB डोमेन हो, मोस्टली SH2 डोमेन होता है। तो स्टैट अपने SH2 डोमेन से इस फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर अटैच हो जाएगा और फर्दर जैक क्या करेगा, इस स्टैट के ऊपर फॉस्फेट लगा देगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर लगा रहा है, जैक फर्दर स्टार्ट के ऊपर फॉस्फेट लगा देगा। जैसे ही जैक स्टार्ट के ऊपर फॉस्फेट लग जाएगा, यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा और न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक बार दोबारा बताता हूँ, थ्योरेटिकल खुद पढ़ लेना। देखो रिसेप्टर लाइगेंड आने से पहले दोनों रिसेप्टर दूर दूर थे, मोनोमर फॉर्मेट में थे, बट जैक जो कि एक टायरोसिन काइनेज ही है जो कि पहले से एसोसिएटेड था, इसलिए हम इसको बोला रिसेप्टर आरटीके एसोसिएटेड रिसेप्टर, पहले से ही एसोसिएट में था। जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया, जैक अपना ऑटो फोस्फोराइलेशन करेगा, वो भी क्रॉस ऑटो फोस्फोराइलेशन है, यानी एक जैक दूसरे को फॉस्फेट लगाएगा, दूसरा जैक दूसरे पहले वाले जैक के ऊपर फॉस्फेट लगाएगा, क्रॉस ऑटो फोस्फोराइलेशन। आफ्टर दैट जैक अपने ही रिसेप्टर के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट लगाएगा, अपने ही रिसेप्टर के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट लगाएगा और इस टायरोसिन वाले फॉस्फेट को पहचानेगा स्टैट अपने SH2 डोमेन से इस फॉस्फोटायरोसिन रेजिड्यू को पहचानेगा और बाइंड कर जाएगा। जैसे बाइंड करेगा, जैक इस स्टैट को भी फॉस्फेट लगा देगा। जैक ने जैसे स्टैट को फॉस्फेट किया, दोनों स्टैट होमोडाइमर या हेटेरोडाइमर के फॉर्मेट में न्यूक्लियस में एंटर करेंगे और न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये है जैक स्टैट सिग्नलिंग। दैट्स ओके, दैट्स क्लियर। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेना। अब हमारा लास्ट बची सेराइन थ्रेओनिन काइनेज सिग्नलिंग, और आफ्टर दैट हम क्लियर कर देंगे सिग्नलिंग का पोर्शन जो कि मेन पोर्शन है। और बाकी हम थोड़ी बहुत सिग्नलिंग करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के, यानी हैज होग सिग्नलिंग या बिंट सिग्नलिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।